हेलो दोस्तों, वेलकम टू संघर्ष क्लासेस। संघर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी किए होंगे। कल हमने जहां तक पढ़ा था, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक, यदि आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया 5 प्रकार की होती है। और वह 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे कि वह रासायनिक क्रिया नंबर 1 संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। नंबर 2 वियोजन अपक्रिया। नंबर तीन है विस्थापन अपक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अपक्रिया। नंबर 5 और लास्ट है अपचयन एवं उपचयन अपक्रिया या रेडा। अपचयन और उपचयन अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया भी कहा जाता है। अब हम इसके आगे एक एक अपक्रिया को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हुए विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, क्या 2 या 2 से अधिक कौन मिलते हैं? अभिकारक। अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक का क्या मतलब हुआ? जैसे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, एक अभिकारक ए हो गया और एक अभिकारक ए हो गया। एक अभिकारक कार्बन और दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, जैसे CO2। यह एक उत्पाद हो गया है। यह दोनों मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसे ही कहा जाता है संयोजन अपक्रिया। इसे क्या कहा जाता है? संयोजन अपक्रिया। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद है वियोजन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक को अलग करने पर, अभिकारक एक रहेगा, उसको अलग करने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे H2O को अलग करने पर H2 और O2 दो उत्पाद का निर्माण करना हो रहा है, जबकि जल या H2O एक अभिकारक एक है। यहाँ पर अभिकारक की मात्रा एक है। जब इसको तोड़ा जाता है तो यह H2 और O2 में बदल जाता है। वियोजन अपक्रिया के प्रकार। वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग बताएंगे कि वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 विद्युत वियोजन, नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन। अब हम एक एक वियोजन अपक्रिया पर बहुत ही विस्तृत ढंग से बहुत ही अध्ययन करेंगे। इस स्लाइड में देखा था वियोजन अपक्रिया के प्रकार। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिकारक द्वारा उष्मा या गर्मी के कारण होने वाला वियोजन। ऐसा वियोजन जो उष्मा की उपस्थिति में या गर्मी के कारण होता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को यदि उष्मा दी जाए या गर्म किया जाए तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसे ही ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, क्योंकि उष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। उसके बाद है विद्युत वियोजन। यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण जो वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे H2O, यदि जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यदि जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह H2 और O2 में टूट जाता है। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड। यदि सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाए तो वह सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है। उसके बाद नोट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्या? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी
अब तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नहीं चलता है, इससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वह थी जब हम छोटे होते थे, तो दुकान पे जाते थे, जब कैमरे से फोटो खींचा जाता था तो उसमें से एक निगेटिव निकलती थी और फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट में, बैकग्राउंड सफ़ेद काला आता था और फोटो सफ़ेद आता था, उसमें से एक निगेटिव भी निकलता था। शायद आपने देखा भी होगा। फोटो उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी प्रकाशीय वियोजन का प्रयोग किया जाता है। विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, मतलब उसका स्थान परिवर्तित कर देते हैं। वह तत्व जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वह कम शक्तिशाली तत्व को उसके स्थान से दूसरे स्थान पर या उसका स्थान बदल देते हैं। जैसे कोई शक्तिशाली आदमी है और कोई कमजोर आदमी है। यदि कमजोर आदमी किसी स्थान पर बैठा है और शक्तिशाली व्यक्ति उस स्थान पर जाए और उस कमजोर व्यक्ति को उस स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर बैठा दे, इसे ही हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन या बदलाव। जैसे Fe प्लस CuSO4 को जब के साथ जब क्रिया होता है तो आयरन FeSO4 प्लस Cu, तब आयरन Cu को विस्थापित कर देता है, मतलब Cu के स्थान पर Fe आ जाता है तो यहाँ हो जाता है FeSO4 या फेरस सल्फेट, और फिर कॉपर को अलग कर देता है, यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर दिया है। उसके बाद आता है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें 2 बार विस्थापन होते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे Na2SO4 प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस H2SO4। इसमें क्या हुआ है, Na2SO4 और यहाँ पे क्या है, HCl है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वह क्लोरीन के साथ विस्थापित हो जाता है और हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ या सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है और द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें 2 बार विस्थापन होते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्थान पर चला जाए और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के स्थान पे आ जाए, इसे ही द्विविस्थापन कहते हैं। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए Na2SO4, यहाँ पे सोडियम सल्फेट के साथ है और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है, तो यहाँ पे सोडियम यहाँ पे क्लोरीन के साथ विस्थापित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया, और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ विस्थापित हो जाता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर दिए। सोडियम सल्फेट को विस्थापित कर दिया और हाइड्रोजन क्लोरीन को विस्थापित कर दिया, इसे ही हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद है अपचयन और उपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया। अपचयन और उपचयन को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अपक्रिया भी कहा जाता है। जैसे है उपचयन अपक्रिया, इसमें क्या दिया गया है, पदार्थ में O2 की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। इसका क्या मतलब है, जब रासायनिक अपक्रिया होगी तो ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन किसी तत्व से अलग होगा या अकेला हो जाएगा, इसी को ही हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी आके मिल गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एक नया तत्व
कार्बन जुड़ गया है। उसके बाद है अपचयन अभिक्रिया, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि एवं ऑक्सीजन की कमी। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। हाइड्रोजन किसी नए तत्व के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन किसी तत्व से अलग होता है। यदि किसी तत्व के साथ जुड़ा है तो ऑक्सीजन उस तत्व से अलग होगा, इसी को कहते हैं ह्रास। जब अलग होगा तो ह्रास होगा, और जब किसी तत्व के साथ जुड़ेगा तो वृद्धि होगी। जैसे CuO और H2, तो क्या बनता है Cu और H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर के साथ है और तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो ऑक्सीजन का जब ह्रास हुआ तो ऑक्सीजन कॉपर को छोड़कर हाइड्रोजन के साथ चला गया। जी यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आके यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ एक नया तत्व ऑक्सीजन आके जुड़ गया। इसे ही अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। और इन दोनों अभिक्रियाओं को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। इसमें एक अपचयन अभिक्रिया है और दूसरा उपचयन अभिक्रिया है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। संयुक्त रूप से इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। संक्षारण, संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु आर्द्र वायु, पानी एवं अम्ल के संपर्क में आता है तो वह उपचयित हो जाता है। जब वह उपचयित हो जाता है, सॉरी संक्षारण, सबसे पहले हम जानेंगे कि संक्षारण क्या होता है। जब कोई धातु आर्द्र वायु, पानी, अम्ल के संपर्क में आता है तब वह उस धातु का क्या होता है, संक्षारण या क्षरण हो जाता है। मतलब वह धातु धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। संक्षारण का मतलब होता है कमजोर होना। जैसे लोहे पर जंग का लगना, क्या लोहे पे जंग का लगना, जब लोहा पानी या आर्द्र वायु और जल के और अम्ल के संपर्क में आता है तब वह धातु धीरे धीरे उस पर जंग लगना चालू हो जाता है। जैसे सरिया हो गया, यदि सरिया को हम खुले पानी में रख दें, खुले आसमान के नीचे रख दें, यदि उस पर थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें पड़े या अम्ल डाल दिया जाए तो वह धीरे धीरे उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगता है तो वह उस पर एक भूरे रंग का एक पदार्थ इकट्ठा होने लगता है। यदि हम उसको झाड़ देंगे तो वह नीचे गिर जाता है, वह एक बुरादे के रूप में होता है। वह धीरे धीरे उस सरिये को धीरे धीरे करके कमजोर करता रहता है। इसे ही कहते हैं लोहे पर जंग लगना। चांदी का काला होना, चांदी का काला होना भी संक्षारण होता है। इसमें चांदी धातु पर काला काला परत जम जाता है। इससे चांदी धातु धीरे धीरे चांदी धातु का भी क्षरण होने लगता है या संक्षारण होने लगता है। जैसे गांव में देखते हैं आप लोग, बहुत से बच्चे हैं जो गले में दुर्गा माता या कृष्ण जी को पहने हुए होते हैं, चांदी का बना होता है, छोटा छोटा लॉकेट की तरह होता है। तो उस पर देखेंगे आप लोग, कभी ध्यान से देखना, तो उस पर आरी 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 काली काली एक परत चढ़ जाती है। वह परत उस चांदी को धीरे धीरे कमजोर करती है और उसके भार में भी कमी आती है। जब किसी धातु का संक्षारण या उस पर जंग लगता है या उसका क्षरण होता है तो वह धातु कमजोर होने के साथ साथ हल्की भी होने लगती है। यदि उसको झाड़ दिया जाए, उस जंग को झाड़ दिया जाए तो वह हल्की भी हो जाती है और कमजोर भी हो जाती है। जैसे महिलाएं पैर में पायल पहनती हैं तो आप लोग देखेंगे पायल पर थोड़ा थोड़ा काला काला परत आने लगता है, उससे वह चांदी का धीरे धीरे क्षरण हो या चांदी उससे कमजोर या हल्की होने लगती है। उसके बाद है
तांबे का हरा होना। कॉपर, यदि कॉपर को वायु में खुली वायु में रखा जाए या पानी के संपर्क में आ जाती है तो उस पर भी हरे रंग का एक परत चढ़ने लगता है, जिससे कासा कमजोर होने लगता है, कमजोर होने लगता है। विकृत गंधिता, उसके बाद क्या है? विकृत गंधिता। वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री का वायु के संपर्क में आने से, क्या? वसायुक्त, क्या है? वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्री। तैलीय खाद्य सामग्री यदि वायु के संपर्क में आती है तो वह उपचयित हो जाती है। उपचयित का मतलब आप लोग यह समझ सकते हैं, उपचयित का मतलब खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। उपचयित को खराब भी कह सकते हैं। जब यह खराब हो जाती है तो उसमें से स्वाद, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं? एक स्वाद और दूसरा गंध, उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। जैसे कुरकुरे और चिप्स का पैकेट हो गया। कुरकुरे और चिप्स दोनों बहुत ही तैलीय खाद्य सामग्री है, क्योंकि इसको तेल में छाना जाता है। जब इसको तेल में छाना जाता है तो उसको एक पैकेट में पैक किया जाता है, ताकि वह वायु और पानी के संपर्क या अम्ल के संपर्क में ना आए। लेकिन उसमें कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वह खाद्य सामग्री सुरक्षित रहे उस पर कुछ समय के लिए, और उस पर डेट भी डाल देते हैं। उसके बाद यदि उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाए तो वह कुरकुरे या चिप्स का पैकेट खराब हो जाता है, उसमें से एक अलग प्रकार का स्वाद और गंध उसका बदल जाता है। वह तीखा या अजीब ढंग से या कड़वा लगने लगता है, और उसमें से उसका गंध भी बदल जाता है। इसे ही हम कहते हैं विकृत गंधिता। ऊष्माक्षेपीय क्रिया, हम जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते किसे? ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है फेंकना या निकालना। जैसे ऊष्मा का उत्सर्जन करना या ऊष्मा को फेंकना, उसे ही ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे जिस अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ किसका उत्सर्जन हो? ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम कोई तत्व है, कोई यौगिक है, यदि हम उसको ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं तो उसमें उस तत्व के साथ साथ ऊष्मा का यदि उत्सर्जन होता है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन और ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं या इन्हें हम जब गर्म करते हैं तो यह CO2 और जल के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करते हैं। क्या? जब हम मीथेन और ऑक्सीजन को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसे ही हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऐसी ऊष्माशोषी जो ऊष्मा का अवशोषण करे या ऊष्मा को ग्रहण करे, उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे जिस अपक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को अलग करने के लिए ऊष्मा क्या आवश्यकता होती है? ऊष्मा की आवश्यकता हो, विद्युत की आवश्यकता हो और प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दें तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है और वियोजन अपक्रिया की तरह होता है। वियोजन अपक्रिया जितनी ही प्रकार की होती हैं, वियोजन अपक्रिया की तरह एकदम सेम होता है। यह चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अगली क्लास में एक नया चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण पर चर्चा करेंगे। यदि आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक और प्यारा सा कमेंट करें। और आप लोग बताएं हम इसमें इसमें हम क्या क्या और ऐड कर सकते हैं या क्या क्या और इसमें अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।